तो आज हमारा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, आप कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन मतलब करंट की वजह से पूरा चैप्टर बना दोगे क्या? ये डेरिवेशन होगा। तो इसमें हम करंट जो फ्लो हो रही है, कभी लूप में, कभी स्ट्रेट वायर में, डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। कई सारे लॉ हैं बच्चों, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम लोग सोलेनॉइड और टॉरस पे भी काम करेंगे इस बार। टॉरस मतलब रबर ट्यूब, जो टायर में ट्यूब पड़ती है ना, वैसा कुछ समझिएगा। तो दो पैरेलल वायर हों तो फिर नेट फोर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा, क्या होगा, इन सब पे बात होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अगर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर जो सबसे पहला काम जिन्होंने किया, उनके नाम पर हम लोग लॉ के बारे में बात करते हैं। और लॉ रहता है बायो-सैवर्ट लॉ, आपने नाम सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं BIOSAVART, बायोस। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये मान लेते हैं कोई वायर है, और वायर तो ऐसा भी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, और किसी पॉइंट पर उससे आपने मान लेते हैं ये दूरी को हम r मान लेंगे, तो r वेक्टर के तौर पर। तो ये पॉइंट P है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, सपोज I करंट फ्लो हो रही है। अब ये वायर से जो दूरी है परपेंडिकुलर होना भी जरूरी नहीं है, तो मैंने जानबूझ के तिरछा लिया और मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl। तो ये आइडियल हो जाएगा, जो लेंथ होगा, लेंथ एलिमेंट आइडियल मान लेंगे। करंट अगर इस तरह से फ्लो हो रही है तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी बच्चों, या आउटवर्ड होगी? P करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए, अंगुलियां जो है पॉइंट P पर अंदर को जा रही हैं या बाहर को आ रही है आपकी? आप राइट हैंड से कर रहे हैं ना सारी चीजें? बार बार कह राइट हैंड, पता नहीं आप लेफ्ट हैंड में बड़ा शौकीन है सर। हम्म आप अपना दाहिना हाथ लगाइए और सोचिए आपका अंगूठा इस वायर के ऊपर है जो करंट ले जा रहा है। तो आपकी उंगलियां जो पॉइंट P पर जाएंगी वो इस कागज के इनवर्ड जाएंगी या आउटवर्ड आएंगी? सर इनवर्ड। इनवर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा। और अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ मान लो Q, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट आउटवर्ड। क्लियर है? यहाँ पर बाहर को। तो राइट हैंडेड ही समझिए बस, कुछ नहीं है। तो डायरेक्शन ये है। मैं डीएल पर एक छोटी सी टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट के साथ सपोज ये थीटा एंगल। तो अब जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उन पे बात कर लेते हैं। देखिए प्लीज, द बेसिक इक्वेशन governing the magnetic field, इस लाइन को समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना मैग्नेटिक फील्ड?
ड्यू टू अ current distribution. Current distribution. तो ये इसको क्या बोलते हैं? इज द बायो BIOT है वैसे, लेकिन टी साइलेंट रहेगा तो बायो ही पढ़िएगा। बायो सेवर्ड लॉ। सेवर्ड में भी हम टी साइलेंट करके इसको सेवर कह सकते हैं। तो फ्रेंच जो भी है उनमें टी साइलेंट है लास्ट में अगर है तो। आपने और जगह भी देखा होगा। इस मैथमेटिशियन को क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट भी है फर्मी। इस फिजिसिस्ट और इंजीनियर को क्या पढ़ेंगे? कार्नो। तो फ्रेंड्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत है यार। लास्ट में अगर टी आ रहा है तो नॉर्मली वो इग्नोर होता है, हमें इतना पता है। तो फ्रेंच के साथ थोड़ा दिक्कत है। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच मैथमेटिशियन है तो इसको पढ़ेंगे लबेड। ओके सर। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डेलुआ। ये वर्ड तो नॉर्मली हमारी लाइफ में डायरेक्टली नहीं आते, तो हमें थोड़ा अभी अलर्ट लगते हैं। कभी फ्यूचर में आप मैथमेटिक्स अगर ऑप्शन लेंगे तब आप पढ़ेंगे इन सब चीजों को। लेकिन एक वर्ड है जो आप रोज देखते हैं और बहुत सारे लोग फिर भी गलत पढ़ते हैं। टी हटा दोगे, अब आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? रेस्टोरेंट। रेस्तरां। तो ये वर्ड हम कॉमन यूज में ज्यादा लाते हैं। तो ये हाँ सर, और जैसे हाँ हाँ बेटा बोलो। सर वो कार्स का भी एक ब्रांड है ना, रेनो। हाँ, कहाँ से शुरू होती है स्पेलिंग? RENAULT। वो भी NAU। फ्रेंच ब्रांड है सर। ये है। LT। हाँ, हाँ सर। साइलेंट हो जाता है। ऐसे जर्मन भी है। अभी फॉक्सवैगन की स्पेलिंग कहीं से शुरू होती है, वो जर्मन है लेकिन हाँ, वो फ्रेंच नहीं है, ये फ्रेंच है। तो जर्मन में रेनो आप बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत वर्ड आप गूगल पे जाएंगे तो बहुत मिलेंगे। मैं उतना नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि हाँ इनको ऐसे पढ़ा जाता है। तो हम इसे बायोसेवर लॉ या इसका बेहतर प्रोनाउंसिएशन और भी गूगल में ढूंढिएगा, मिल जाएगा। तो टी साइलेंट ही रहता है फ्रेंच वर्ड में। तो हम बच्चों ये कह रहे हैं कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है और उस करंट फ्लो का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में जो जिन्होंने बताया उस लॉ को कहते हैं, दो लोगों के नाम पे, बायोसेवर। तो ये कहता है बायोसेवर लॉ, बायोसेवर लॉ according to this law, magnetic field B at P is B proportional to IDL। आइडियल पूरी यूनिट, आई करंट है, DL लेंथ। DL तुमने माना है, जितना ज्यादा मान लोगे उतने बड़े में चार्ज ज्यादा मान लिया जाएगा ना।
डीएल जितना बड़ा पोर्शन होगा तो उससे प्रोपोर्शनल। बी है तो वेक्टर मान लेंगे हम यहाँ भी, बी प्रोपोर्शनल टू आर। ये प्रोपोर्शनल होगा क्या? नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली भी नहीं होगा, अपॉन अपॉन आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल। और बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका क्या मतलब है भाई? ये वायर है बच्चों, 8 पॉइंट P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। ऐसा करते हैं, दोनों की दूरी बराबर ले लेते हैं, तो R बनाते हुए Q यहाँ पर मान लेते हैं। वाला हटाओ, दोनों की दूरी बराबर है, लेकिन वायर से जो एंगल है वो θ1 और θ2। ऐसे मान लो θ2 90 है, ऐसे मान लो परपेंडिकुलर टाइप का, θ1 कम है, दूरी बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रही बात? साइन थीटा ज्यादा हाँ है, सर। और थीटा कहां से लेंगे? करंट करेंट वायर जहां करंट जा रही है उधर से ये ले लेंगे। यही इन्होंने क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया होगा ना, ये कोई वैसा प्रूफ थोड़ी है, ये एक्सपेरिमेंट एम्पिरिकल प्रयोग करके देखा और ऐसा महसूस हुआ, तो अब हम इनको कंबाइन कर देते हैं। Combining all these results, we get B proportional to IDL। मैं अभी ये वो नहीं लगा रहा हूँ एरो, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केवल मैग्नीट्यूड की बात है। तो B इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है बच्चों उसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से हम दिखाते हैं, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप लोग बता सकते हैं म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। हाँ, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा यार, ये बताइए एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी, MI TTI होता है शायद ना? हाँ सर। अंतर समझ रहे हैं? परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। तो म्यू नॉट आपके पास ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका मतलब ये म्यू नॉट है। जैसे वहां एप्सिलॉन आता था तो वह परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाता था, याद है? हाँ सर। हाँ, यहाँ भी कई बार म्यू आ जाएगा तो क्या समझेंगे? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। हाँ, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। यार इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में मजा नहीं आ रहा है, बनाते हैं। तो देखो बच्चों क्या करते हैं हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है। अच्छा हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है मालूम है आपको? 10⁻⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वो यूनिट हो जाएगी। बाकी क्योंकि म्यू नॉट डायमेंशनली आप निकाल सकते हैं दोनों साइड से, करंट की एम्पियर हो जाएगी, डीएल मीटर हो जाएगा, साइन थीटा का तो कुछ होता नहीं, नीचे मीटर स्क्वायर है तो 8 मीटर बचेगा नीचे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट में जाएगा टेस्ला के साथ, तो म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू, कई बार म्यू नॉट की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी आपको, खाली म्यू नॉट लिखना है तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना रखते थे आप लोग? सर 9 × 10⁻⁹।
और खाली एप्सिलॉन नॉट होता था तो 8 पॉइंट समथिंग था ना, 8.82 टाइप का। हाँ सर। अब आप ही तो सोचना है यार ये तो। अच्छा देखो, आइडियल तो 8 बना देते हैं वेक्टर हम। दूसरा आर लिख लेता हूँ, साइन थीटा। अब आर ऊपर कर दिया तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। तो अब यार ये वेक्टर फॉर्म में लिखने लायक हो गया है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं इसे लिख सकता हूँ आइडियल 8 वेक्टर है क्रॉस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो थीटा किसके बीच एंगल है बच्चों? न्यूमेरिकल में जो डीएल है और जो आर है उनके बीच का एंगल है, हाँ थीटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये बायो-सेवर्ट लॉ है, इसका एप्लीकेशन कराए। अच्छा एक बात बताओ यार, एक वायर है ना ये, इसमें करंट फ्लो हो रही है। वायर की डायरेक्शन में यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सोचो बायो-सेवर्ट लॉ से। नहीं सोच पा रहे सर हो? 0। जीरो की वजह? सर क्योंकि थीटा वहां पर 0 डिग्री से जो। वेरी गुड। तो वायर के अलाउंग वायर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, ठीक। और आप गौर से सोचते जाओ, अगर मैं इस पॉइंट को इधर को खिसकाते जाऊं और ठीक यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर जैसा बना नहीं है मान लो, ठीक। तो अब आप गौर करिए, डिस्टेंस सेम भी रखते हो तो केवल फर्क किससे पड़ रहा है? सर एंगल। बस। क्लियर हुआ? मैक्सिमम यस सर। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है करंट कैरिंग वायर में? सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है सर, ये तो फॉर्मूला देख के हम सोच ही लेते हैं। अरे बच्चों, गड़बड़ पता है कहाँ होती है? जब बाद में मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, ऐसे ही कुछ यहाँ भी बना लो यार। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? सर पोल्स पे। सबसे वीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्टेंस पे। और ऊपर बायो-सेवर्ट लॉ क्या बता रहा है? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैक्सिमम। हाँ, जब दोनों को कंपेयर करोगे, क्योंकि अभी जो तुम लोग कहते हैं यार एक ही जैसा है, भाई जो अभी पढ़ रहे हो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो बाद में पढ़ोगे वो एक परमानेंट मैग्नेट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों में अंतर है यार। तो लोग फिर वो एक जैसा सोचने लगते हैं। मैं भी यही सोचता था, उन लोगों में मैं भी था शामिल। तो इसीलिए मुझे लगा मैं क्लियर कर दूं कि बायो-सेवर्ट लॉ की वैल्यू समझिए। शायद मैं समझा पाया हूँ। हाँ सर। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ, आप लोग जवाब देंगे न्यूमेरिकल का। यार हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। अ वायर placed along north south direction, placed along north south direction
carries a current of 10 ampere from south to north. From south to north. ठीक हो गया. Find the magnetic field. Find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire. Piece of wire at a point 2 meter northeast, 2 meter northeast from the piece. From the piece. मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग मुझे सारी वैल्यू जो फॉर्मूले के लिए है वो निकाल के बता दो. कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं. सोचो. सर इसमें करंट हमारा 10 एम्पियर्स हो जाएगा और रेडियस 2 मीटर्स हो जाएगी. एल हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे और सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज. वेरी गुड. मानवेन आपको भी समझ में आ रहा है? Yes, sir. वायर बहुत लंबा है लेकिन हमने केवल 1 सेंटीमीटर लेना है, छोटा सा. उससे नॉर्थ ईस्ट 45 हो जाएगा. करंट दे रखी है 10 एम्पियर और डीएल जो है हमारे पास वो 10⁻⁻2 मीटर और आर 2 मीटर. थीटा 45 डिग्री या π/4 तो बी हो जाएगा μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. तो 10⁻⁻7 into 10 to 10⁻⁻2 1/√2 आ जाएगा sin 45 अपॉन r स्क्वायर. 2 है तो 4. जो भी आता है छोड़ो, मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आ गया काफी. मैं बुक से उतार दे रहा हूँ. ये है 1.8 into 10⁻⁹ टेस्ला. मैंने पिछले लेक्चर में टेस्ला और ग्रॉस में कहीं कोई रिलेशन भी बताया था. हाँ सर. 8 टेस्ला में कितने ग्रॉस हैं? 10⁴. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes. अच्छा चलो, तो यार ऐसा करते हैं, इसको एंड करते हैं. ये तो बायो-सेवर्ट लॉ जनरल था बच्चों वाला और इसमें जो समझने वाली चीजें थी वो ये थी जो मैग्नेट से कंपैरिजन था मेन. अब बच्चों ये है एक अगर स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक जनरल डेरिवेशन है. अगला लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे 9:45 पे. थैंक यू.